हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज से हमारी एमएससी की एक नई यूनिट शुरू होने वाली है जो कि है रिंग सिंथेसिस। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिंग सिंथेसिस की और साथ में हम देखेंगे कुछ सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की जो कि है रिंग सिंथेसिस। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पर हम कोई रिंग का फॉर्मेशन करवाने वाले हैं, यानी कि हमें यहाँ पर साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और जब हम किसी साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम दो तरीके की रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक तो हम करवा सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन और दूसरी हम करवा सकते हैं इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शन के अंदर जनरली हम देखेंगे कि जो इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो ज्यादा फेवर होती है साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। और इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि यहाँ पर हमें कोई भी बायोमोलिक्यूलर कोलिजन देखने को नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके के बायोमोलिक्यूलर कोलिजन की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो आपको सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि जो दो रिएक्टिव पार्ट होते हैं वो आपको सेम मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जब दोनों ही पार्ट सेम मॉलिक्यूल के अंदर है तो उनकी जो रिएक्शन है वो भी इजीली हो जाती है। इस वजह से हम बोलेंगे कि जो ये इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होती है ये काइनेटिकली फेवर्ड होती है। और ये फैक्टर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा 3 मेंबर रिंग के अंदर, जहां पर आपको दोनों एंड हमेशा पास पास दिखाई देंगे। उन दोनों एंड के ऊपर लगे होंगे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, जैसे कि आपको इस रिएक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। ये है हमारा मॉलिक्यूल जिससे हमें क्या करना है, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर हम करवाएंगे इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, जिसके बाद में आपको यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज देखने को मिल रही है इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और आपको मिल जाता है 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 4, 5 और 6 मेंबर रिंग के साइक्लाइजेशन की, तो वहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, ताकि वो क्या कर सके, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर आ सके, जिसके बाद में जो रिएक्शन है वो इजिली हो जाए। तो इसे समझने के लिए आप ये वाला एग्जांपल देखिए जिसके अंदर हमने ये वाला कंपाउंड ले रखा है। इस कंपाउंड का हम रोटेशन करवाएंगे। रोटेशन करवाने के बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक एंड और इलेक्ट्रोफिलिक एंड है वो रोटेशन के बाद में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद में इनके अंदर रिएक्शन होना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो अब जब इस कंपाउंड के अंदर आपको साइक्लाइजेशन देखने को मिलेगा तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि है एक 4 मेंबर रिंग। आप इन दोनों एग्जांपल से देख सकते हो कि जब हमने 3 मेंबर रिंग की बात की तो वहां पर हमें किसी भी तरीके का रोटेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्या थे, जो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक एंड थे वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर प्रेजेंट थे, जिस वजह से उनके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली रिएक्शन हो जाती है और वो 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वहीं हमने ये जो 4 मेंबर वाला कंपाउंड देखा था, इसके अंदर आपको पहले रोटेशन करवाना होता है ताकि जो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक एंड है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर आ सके और उनके बीच के अंदर रिएक्शन हो सके, जिसके बाद में वो हमें इस तरीके का 4 मेंबर साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन रिंग सिंथेसिस को लेकर। अब आपको पता है हम रिंग सिंथेसिस का फॉर्मेशन कर सकते हैं 3, 4, 5 और 6 मेंबर रिंग के अंदर। हालांकि हायर मेंबर कंपाउंड होते हैं वो भी रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे एमएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें देखना है 3, 4 और 5 और 6 मेंबर रिंग का सिंथेसिस। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ रिंग सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर डिस्कस कर लेंगे इन 3, 4, 5 और 6 मेंबर रिंग को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 मेंबर रिंग की। 6 मेंबर रिंग का जो सिंथेसिस होता है वो काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली दोनों तरीके से फेवरेबल होता है। और ये जो 6 मेंबर रिंग होती है ये आपको चेयर फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। और अगर इस 6 मेंबर रिंग के साथ में कोई भी ग्रुप अटैच है तो वो क्या होंगे, वो आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन पर होने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर मिनिमम 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं 5 और 6 मेंबर रिंग की, तो दोनों ही जो रिंग होती है वो स्टेबल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 मेंबर रिंग की। जो 3 और 4 मेंबर रिंग होती है वो अनस्टेबल होती है। 3 मेंबर रिंग के अनस्टेबल होने का कारण है कि ये क्या होती है, हाईली स्ट्रेन होती है। इस वजह से क्या करती है, ये इजिली ब्रेक हो जाती है और इजिली ब्रेक होने की वजह से क्या होती है, ये हाईली रिएक्टिव बन जाती है रिंग ओपनिंग रिएक्शन की तरफ। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आपको रिंग ओपनिंग रिएक्शन जल्दी देखने को मिलेगी 3 मेंबर रिंग के अंदर। इसके बाद में हमारी जो 4 मेंबर रिंग है वो भी आपको अनस्टेबल देखने को मिलती है। एक तो ये कारण है कि ये एक हाईली स्ट्रेन रिंग होती है, दूसरा ये होता है कि यहाँ पर जो इसका सिंथेसिस होता है वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि ये ना तो काइनेटिकली फेवर होती है और ना ही थर्मोडायनेमिकली फेवर होती है। तो यहाँ पर हमने एक बार छोटा सा ओवरव्यू ले लिया है 3, 4, 5 और 6 मेंबर रिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग की स्टेबिलिटी की। जो रिंग की स्टेबिलिटी है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी से, और यहाँ पर जो रिंग का स्ट्रेन है उसे हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है रिंग स्ट्रेन इज इक्वल हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस एक्चुअल बॉन्ड एंगल ऑफ रिंग।
तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी रिंग का स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए रिंग स्ट्रेन की वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो उसका मतलब है कि वो जो रिंग होगी वो अनस्टेबल होगी। लेकिन अगर रिंग स्ट्रेन वैल्यू आती है नेगेटिव या फिर 0, तो इसका मतलब है वो जो रिंग होगी वो स्टेबल होगी। तो ये बात हुई हमारे रिंग स्ट्रेन फॉर्मूला की। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स। सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स का मतलब है आपको ऐसी रिंग देखने को मिलेगी जिसके अंदर हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। अब ये जो रिंग होगी इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स। तो सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स के अंदर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं जो कि है ऑक्सीरेन, और इस ऑक्सीरेन को हम इपोक्साइड भी बोलते हैं। फिर आता है ऑक्सीटेन, एजिडिन, थायरिन। इसके बाद में हम बात करते हैं थायटिन की, एजिटिन की, ऑक्सालेन और पायरोलिडिन। तो ये सभी क्या है, ये सभी भी सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स की एग्जांपल है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहां पर हमने रिंग सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन देखा और साथ में हमने 3, 4, 5 और 6 मेंबर रिंग का एक शॉर्ट ओवरव्यू भी लिया, और इसी के साथ में हमने रिंग स्ट्रेन के बारे में बात की और यहाँ पर कुछ सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स के एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर हम 3 मेंबर्ड रिंग के सिंथेसिस को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं 3 मेंबर्ड रिंग के बारे में। तो ये जो 3 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड होते हैं वो काइनेटिकली स्टेबल होते हैं लेकिन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पर आपको इनका इजी डिस्कनेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि इनके अंदर हाई रिंग स्ट्रेन पाया जाता है। हाई रिंग स्ट्रेन होने की वजह से ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन की तरफ काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से आपको इनके अंदर इजीली डिस्कनेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस के अंदर आपको जो मैकेनिज्म देखने को मिलेगा वो होगा कंसल्टेड मैकेनिज्म। कंसल्टेड मैकेनिज्म के अंदर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जो ब्रेकडाउन होता है वो दोनों आपको सेम ही सिंगल स्टेप के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कंसल्टेड मैकेनिज्म। तो ये थी कुछ बातें 3 मेंबर्ड रिंग को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिंथेसिस की। 3 मेंबर्ड रिंग के सिंथेसिस के अंदर हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल है उसके अंदर हम लेते हैं अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं डाईएजोमीथेन के साथ में, और साथ में यहाँ पर हम करते हैं इसकी हीटिंग, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। और इस कंपाउंड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल जिसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एल्कीन से 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन किया है। तो अब ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, अब हम इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो इसके मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर लेते हैं CH2N2 यानी कि डाईएजोमीथेन। तो ये जो डाईएजोमीथेन है इसके अंदर आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, और इस कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड आ जाता है CH2 के ऊपर, और यहाँ पर इस CH2 के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो दूसरे वाला नाइट्रोजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब ये स्पीसीज हमें देगी कार्बिन, और ये जो कार्बिन है ये आगे जाके इस 6 मेंबर रिंग के साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ पर शो करेगा कंसल्टेड मैकेनिज्म। कंसल्टेड मैकेनिज्म होने के बाद में आपको यहाँ पर 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक 6 मेंबर रिंग के साथ में 3 मेंबर रिंग को जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ डाईएजोमीथेन। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की, और सेकंड एग्जांपल के अंदर हम यहाँ पर लेंगे इपोक्साइड। सबसे पहले हम इसका डिस्कनेक्शन देखेंगे, देन इसका सिंथेसिस देखेंगे। तो डिस्कनेक्शन के अंदर हमने इपोक्साइड का डिस्कनेक्शन करवाया है और यहाँ पर डिस्कनेक्ट किया है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। तो आपको कुछ इस तरीके से इस डिस्कनेक्शन का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये है सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और अब हम इनका यूज करेंगे सिंथेसिस के अंदर। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये जो रिएक्शन है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हमने ये जो दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड है इन दोनों को यहाँ पर ब्रेक किया है, जिसके बाद में आपको जो दूसरी स्पीसीज देखने को मिलेगी वो है पर एसिड। तो हम बात कर रहे हैं अब इसके सिंथेसिस की। इसके सिंथेसिस के लिए हम ये वाली स्पीसीज लेंगे और इस स्पीसीज की रिएक्शन करवाएंगे MCPBA के साथ में। MCPBA का मतलब है मेटाक्लोरोपरऑक्सीबेंजोइक एसिड, और ये क्या काम करता है, ये ऑक्सी इंसर्शन का काम करता है, यानी कि ये क्या करेगा, ये इस एल्कीन के साथ में एक ऑक्सीजन एटम का इंसर्शन कर देगा, जिसके बाद में आपको इस तरीके का इपोक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा दूसरा एग्जांपल जिसके अंदर हमने क्या किया है, जिसके अंदर हमने इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन किया है जो कि एक 3 मेंबर रिंग होती है। इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो डिस्कनेक्शन होता है उस डिस्कनेक्शन के अंदर हम एक ही कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को भी डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा था, इस एग्जांपल के अंदर हमने दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को डिस्कनेक्ट किया था, जबकि कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती है जिसके अंदर हम सिर्फ एक सिंगल कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वो वाली भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें एक सिंगल कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना होगा
उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हेलो अल्कोहल बनता है एज ए इंटरमीडिएट, जिसके बाद में क्या होता है, इस हेलो अल्कोहल के अंदर कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन देखने को मिलेगा और उसके बाद में बनता हुआ दिखाई देगा अल्फा हेलो कीटोन। और ये जो अल्फा हेलो कीटोन होता है, ये एक अच्छा स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो जब हमें सिंथेसिस करवाना होगा तो वहां पर क्या होता है, ये एक अच्छा स्टार्टिंग मटेरियल बिहेव करता है। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। हमारे पास है ये सब्स्टिट्यूटेड इपोक्साइड रिंग, जिसके अंदर हम करवाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके की स्पीसीज देखने को मिलती है और इसे हम बोलते हैं हेलो अल्कोहल। अब इस हेलो अल्कोहल के अंदर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जो कि है कार्बन कार्बन का बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये डिस्कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के सिंथोन देखने को मिलेंगे। अब ये जो सिंथोन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अब ये जो दोनों सिंथोन है, ये अपने अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाला जो सिंथोन है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा हेलोकीटोन के अंदर और ये वाला सिंथोन कन्वर्ट हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। तो ये था हमारा थर्ड एग्जांपल, जिसके अंदर हमने देखा कि हम एक सिंगल कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, उसे भी ब्रेक करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कनेक्शन के सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस के लिए हम शुरुआत करते हैं अल्फा हेलोकीटोन के साथ में। अल्फा हेलोकीटोन रिएक्ट करेगा इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, यानी कि जो दूसरा हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट था उसके साथ में, और आपको इस तरीके की स्पीसीज देखने को मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं हेलो अल्कोहल। अब ये हेलो अल्कोहल क्या करेगा, यहाँ पर से एक HX का मोल रिमूव कर देगा और आपको कुछ इस तरीके का 3 मेंबर्ड कंपाउंड देखने को मिलता है। और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है, उसका सिंथेसिस हो रहा है। तो ये था हमारा थर्ड एग्जांपल। इसके बाद में हमारा जो फोर्थ एग्जांपल है, उसके अंदर हम बोलते हैं कि जो इपोक्साइड है, उसे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं मिथाइलिन इंसर्शन के द्वारा। और ये जो मिथाइलिन इंसर्शन है, ये हम करवा सकते हैं अगर हम यहाँ पर कार्बोनिल के साथ में सल्फर येलाइड का यूज करें। तो यहाँ पर है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सल्फर येलाइड के साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो सल्फर येलाइड है, यहाँ पर आपको CH2 पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में जाकर बॉन्ड बना लेगा और आपको कुछ इस तरीके की स्पीसीज देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। आपको ये वाली जो स्पीसीज है, वो यहाँ से रिमूव होती हुई दिखाई देगी और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो होगा 3 मेंबर्ड कंपाउंड। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से सल्फर येलाइड को यूज करते हुए भी 3 मेंबर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। अब हम ये जो रिएक्शन है, इसका रेट्रोसिंथेसिस भी देख लेते हैं। तो रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर ले रहे हैं इपोक्साइड, जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। और इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर जब आप यहाँ पर डिस्कनेक्शन अप्लाई करोगे, तो आपको यहाँ पर जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स देखने को मिलेंगे, वो ये 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको एक देखने को मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड और दूसरा होगा सल्फर येलाइड। और इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वापस से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेशन किस तरीके से किया था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला पॉइंट है, वो है डिस्कनेक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपिल कीटोन। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम साइक्लोप्रोपिल कीटोन का डिस्कनेक्शन करवाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या है, कार्बिन की जरूरत पड़ेगी और इस कार्बिन के लिए हमारे पास एक रिएजेंट होना चाहिए जो कि हमें ये कार्बिन दे सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डाईएजो कीटोन, जो कि बनता है एसिल क्लोराइड और डाईएजोमीथेन की रिएक्शन से। यहाँ पर जो हमारा डिस्कनेक्शन है, उसके अंदर हम लेते हैं यहाँ पर साइक्लोप्रोपिल कीटोन, जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। जब हम इसका डिस्कनेक्शन करवाते हैं, तो आपको इस तरीके से 2 स्पीसीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर है एल्कीन और दूसरी है कार्बिन स्पीसीज। और ये जो कार्बिन स्पीसीज है, इनके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे, वो ये दोनों होंगे, यानी कि यहाँ पर है ये एसिड क्लोराइड और यहाँ पर है ये डाईएजोमीथेन। तो जब हम इस टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करेंगे, तो सिंथेसिस के लिए हम शुरू में लेंगे एसिड क्लोराइड और डाईएजोमीथेन। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पर देंगे कार्बिन। तो ये जो कार्बिन है, ये बाद में आगे जाके एल्कीन से रिएक्ट करेगी और आपको यहाँ पर 3 मेंबर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमारा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, वो है साइक्लोप्रोपिल कीटोन। इसके बाद में हमारा जो अगला पॉइंट आता है, वो है डिस्कनेक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर हम साइक्लोप्रोपेन का डिस्कनेक्शन करवाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले रेट्रोसिंथेसिस देखेंगे और उसके बाद में सिंथेसिस देखेंगे। तो रेट्रोसिंथेसिस के लिए लेते हैं हम ये सब्स्टिट्यूट साइक्लोप्रोपेन, जिसका हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे और आपको इस तरीके की स्पीसीज देखने को मिलेगी। तो ये जो एल्कीन वाली स्पीसीज है, ये तो एज इट इज रहेगी, लेकिन ये जो कार्बिन वाली, तो आपको पता है ये जो कार्बिन होता है, ये एज ए इंटरमीडिएट होता है और बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो इसके लिए हमें क्या है, एक रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि इस कार्बिन को जनरेट कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो रिएजेंट लेते हैं, वो लेते हैं हम साइमन स्मिथ रिएजेंट। और ये जो साइमन स्मिथ रिएजेंट है, वो बेसिकली होता क्या है, वो होता है आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड। और ये जो आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड है, इसका फॉर्मेशन होता है डाई आयोडोमिथेन और जिंक
जिंक कॉपर एलॉय के साथ में। जब ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट करेंगे तो वहां पर जनरेट होता है आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड, जिसे हम बोलते हैं साइमन स्मिथ रिएजेंट। और ये जो साइमन स्मिथ रिएजेंट है ये यूज होता है कार्बिन के जनरेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो साइमन स्मिथ रिएजेंट है ये कार्बिन को जनरेट करेगा जब हम इसका सिंथेसिस करवाएंगे। तो यहाँ पर जो सिंथेसिस है वो शुरू होने वाले हैं इन दोनों कंपाउंड से, जिसके बाद में ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके हमें देने वाले हैं आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड, जिसे हम बोलेंगे साइमन स्मिथ रिएजेंट। और ये जो साइमन स्मिथ रिएजेंट है ये क्या करेगा, यहाँ पर कार्बिन का जनरेशन करेगा और इस कार्बिन के फॉर्मेशन के बाद में ये जो कार्बिन है ये जाकर रिएक्ट करेगा इस एल्कीन वाली स्पीसीज के साथ में, जिसके बाद में आपको यहाँ पर 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने 3 मेंबर रिंग के सिंथेसिस के बारे में काफी सारी बातें जानी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 4 मेंबर रिंग का किस तरीके से हम सिंथेसिस करवा सकते हैं डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 3 मेंबर रिंग के सिंथेसिस को। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ 4 मेंबर रिंग। इसके सिंथेसिस को जानने से पहले हम ये जो 4 मेंबर रिंग है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो 4 मेंबर रिंग का सिंथेसिस होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो 4 मेंबर्ड रिंग होती है वो थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली दोनों ही तरीके से फेवरेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है। इसी वजह से जो इसका सिंथेसिस करवाना है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ मेथड्स को यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सके, 4 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस कर सकें। तो यहाँ पर वो कुछ स्पेशल मेथड्स है जिनका यूज हम करते हैं 4 मेंबर्ड रिंग के सिंथेसिस के लिए, जिसके अंदर इंक्लूड है फोटोकेमिकल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और कुछ कंडीशन के अंदर हम थर्मल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी करवाकर 4 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं। और ये जो थर्मल 2+2 रिएक्शन होती है ये आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलेगी कीटीन्स के अंदर। तो इन सभी से हम 4 मेंबर रिंग का सिंथेसिस करवा सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स 4 मेंबर रिंग को लेकर। अब हम इसके सिंथेसिस को भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड 4 मेंबर साइक्लिक रिंग। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम 4 मेंबर साइक्लिक रिंग का सबसे पहले डिस्कनेक्शन करवाएंगे, देन उसके बाद में उसका सिंथेसिस देखेंगे। तो 4 मेंबर रिंग के डिस्कनेक्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है ये कंपाउंड, और ये कंपाउंड एक 4 मेंबर रिंग है जिसके अंदर आपको एक हेटेरो एटम लगा हुआ दिखाई देगा जो कि ऑक्सीजन है। अब ये जो कंपाउंड है ये हमारा यहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल है। जब हम इस टारगेट मॉलिक्यूल का 1,1 डाइफंक्शनलाइज्ड डिस्कनेक्शन करवाएंगे जिसके अंदर आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, देन उसके बाद में आपके पास यहाँ पर 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो सिंपल है, लेकिन ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसे हम आगे और भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे जिसके बाद में आपको ये 2 सिंथोन देखने को मिलेंगे। अब ये जो 2 सिंथोन है ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपने अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर, और इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे हम इसके सिंथेसिस के दौरान। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन का सिंथेसिस भी देख लेते हैं। तो इस सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हम करवाने वाले हैं हमारे टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस, और टारगेट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए हम यहाँ पर लेते हैं पहला सिंथेटिक इक्विवेलेंट जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में। उसके बाद में जो सेकंड वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट था वो आके रिएक्ट करेगा और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। फिर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं THCl के साथ में, देन उसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। और इस कंपाउंड के अंदर आपको पता है ये वाला जो होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और इस पूरे कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाएंगे मेथनॉल के साथ में। जब हम मेथनॉल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, जो कि यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाएगा, और ये OTS है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस कार्बन के साथ में जाकर बॉन्ड बना लेगा, और आपको फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि हमारा 4 मेंबर साइक्लिक रिंग कंपाउंड। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल जिसके अंदर हमने 4 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन किया। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है उसके अंदर हम करवाने वाले हैं 4 मेंबर साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर 4 मेंबर इपोक्साइड आपको देखने को मिले जिसका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन से, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इस पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। यानी कि जब हमें साइक्लाइजेशन रिएक्शन से 4 मेंबर साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन करवाना होगा तो वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, और इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर जब हम कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवाते हैं जो कि यहाँ से होने वाला है, तो आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो इस टारगेट मॉलिक्यूल ने हमारा ये वाला कंपाउंड बनाया है और ये वाला कंपाउंड हम यूज करेंगे इसके सिंथेसिस के अंदर।
तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसका सिंथेसिस करवाएँगे तो ये वाला कंपाउंड लेंगे जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी और आपको हमारा टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सिंथेसिस बाय साइक्लो एडिशन रिएक्शन। यानी कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन से हम 4 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो आपको पता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है वो आपको 2 तरीके से देखने को मिलती है, फोटोकेमिकली और थर्मली। तो यहाँ पर क्या होता है, हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन से 4 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन करते हैं एल्कीन से। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 एल्कीन रिएक्ट करेगी और वो क्या करेगी, साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन जब ये 2 एल्कीन रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फोटोकेमिकली कंडीशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो 2+2 रिएक्शन है वो आप थर्मली नहीं करवा सकते। इसे थर्मली ना करवाने का रीजन ये है कि ये सिमेट्री फॉरबिडन होती है अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड हॉफमैन रूल, जिसके अंदर क्या होता है, आपको थर्मल कंडीशन के अंदर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं देखने को मिलती। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें फोटोकेमिकली कराना पड़ेगा, क्योंकि जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है एल्कीन के अंदर वो फोटोकेमिकली अलाउड होती है। तो अब आप इस एग्जांपल के अंदर देख सकते हो, हमारे पास ये 2 एल्कीन है, इन 2 एल्कीन के अंदर आपको देखने को मिलेगी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी वो फोटोकेमिकली होगी, क्योंकि ये फोटोकेमिकली अलाउड होती है और थर्मली फॉरबिडन होती है। जिसके बाद में आपको यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा एक और एग्जांपल जिससे हमने देखा कि किस तरीके से हम 4 मेंबर रिंग का सिंथेसिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये बोलता है कि जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है उसे हम इजीली करवा सकते हैं जब इन दोनों एल्कीन के अंदर से एक एल्कीन कॉन्जुगेशन शो करे अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। यानी कि हमने यहाँ पर जो 2 एल्कीन ली थी, इन 2 एल्कीन के अंदर एक भी अगर ऐसी एल्कीन होती जो कि कॉन्जुगेशन शो करती इस फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो इजीली हो जाती है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारा ये टारगेट मॉलिक्यूल है और इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर आपको ये 4 मेंबर रिंग देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले तो हम इसका डिस्कनेक्शन करवाएंगे। तो डिस्कनेक्शन करवाने के लिए क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड उठकर इधर आ जाता है, जिसके बाद में आपको इस तरीके से 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलते हैं। अब ये जो दोनों कंपाउंड है इसके अंदर आपको एक तो एल्कीन देखने को मिल रही है और दूसरा आपको अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन। अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन होने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो अभी भी हम इस कंपाउंड को और भी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, हम यहाँ पर करवाएंगे 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड डिस्कनेक्शन। तो यहाँ पर जैसे ही 1,5 डिस्कनेक्शन होगा तो आपको इस तरीके से 2 सिंथोन देखने को मिलेंगे। अभी जो दोनों सिंथोन है ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपने अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। तो इस सिंथोन का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट रहने वाला है वो ये वाला रहेगा और इस सिंथोन का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट रहने वाला है वो ये वाला रहेगा। अब आपको ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो तो सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसे भी हम आगे और ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम करवाएंगे अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन। अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन करवाने के बाद में आपको इस तरीके की सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। तो ये सभी डिस्कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन क्या होता है, 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड डिस्कनेक्शन क्या होता है, इन सबको ऑलरेडी हमने 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन वाले यूनिट के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसके लिए आप जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको उसकी प्लेलिस्ट सेपरेट देखने को मिलेगी। तो एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये जो डिस्कनेक्शन किस तरीके से होता है वो इजिली क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हम इस रिएक्शन का देखते हैं सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के लिए हम यहाँ पर लेते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम बेस के साथ में, जिसके बाद में यहाँ से क्या होगा, जो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हमारे पास इनोलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जो इनोलेट है ये जाकर दूसरे वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट था उसके साथ में रिएक्ट करेगा और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब इस कंपाउंड का होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने के बाद में आपको इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा जो कि है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है ये बेस के प्रेजेंस के अंदर माइकल एडिशन रिएक्शन शो करेगा और ये माइकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना दी गई है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था हमारे 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन वाली यूनिट के अंदर। तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। इसके बाद में जब यहाँ पर माइकल एडिशन रिएक्शन होती है तो आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेस। बेस के साथ में ये रिएक्ट करेगा और फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको रोबिन्सन एनिलेशन देखने को मिल रही है, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन होते ही हमारे इस स्टेप के अंदर होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने के बाद में आपके पास इस तरीके का कंपाउंड बनेगा।
और इस कंपाउंड के अंदर एक एल्कीन आएगा और एल्कीन आके इसके साथ में 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन शो करेगा फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर, जिसके बाद में आपको इस तरीके का 4 मेंबर रिंग कंटेनिंग कंपाउंड देखने को मिलेगा, जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस कंपाउंड का सिंथेसिस किया है रॉबिन्सन एनिलेशन की हेल्प से। तो रॉबिन्सन एनिलेशन वाली वीडियो भी आप जरूर देख, जो कि आपको 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन वाली प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। तो अभी तक हमने देखा कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाकर हम 4 मेंबर रिंग का सिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जब हमें 4 मेंबर रिंग का सिंथेसिस करना होता है तो वहां पर हमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ना करवाकर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन करवानी पड़ती है, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से ज्यादा प्रेफर होती है। अब इसे समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल के अंदर हम सबसे पहले सिंथेसिस देखेंगे और फिर रेट्रोसिंथेसिस देखेंगे। तो सिंथेसिस के अंदर हम ये वाला कंपाउंड लेते हैं और ये वाला हम साइक्लिक कीटोन लेते हैं, जिसकी रिएक्शन होगी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और वो भी फोटोकेमिकली, जिसके बाद में आपको ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। अब जब हम इसका रेट्रोसिंथेसिस करवाएंगे तो रेट्रोसिंथेसिस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम करवाएंगे 2+2 रेट्रो साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसके बाद में ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बाद में आपको इस तरीके के दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी रेट्रोसिंथेसिस। इसके बाद में हमने शुरू के अंदर बात की थी कि हम 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं कीटीन की हेल्प से। तो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम कीटीन की हेल्प से थर्मल कंडीशन के अंदर 4 मेंबर रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं ये कीटीन क्या होती है। जो कीटीन होता है वो जनरली अनस्टेबल होता है और इसे हम स्टोर नहीं कर सकते, और ये हाईली इलेक्ट्रोफाइल होता है अपने sp कार्बन एटम पर। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, तो ये आपको प्रिपेयर होता हुआ दिखाई देगा इन सिटू, यानी कि यहाँ पर हम इसके प्रिपरेशन के लिए लेते हैं एसिड क्लोराइड, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे टर्शरी अमाइन के साथ में। तो जब इन दोनों के साथ में रिएक्शन होगी तो आपको इन सिटू ये जो कीटीन है ये बनता हुआ दिखाई दे। तो इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर आप देख पा रहे हो ये है हमारा एसिड क्लोराइड, जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे ट्राई इथाइल अमाइन के साथ में, जो कि एक टर्शरी अमाइन है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये अपनी तरफ इस बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ से क्या होता है ये जो प्रोटॉन है ये रिमूव हो जाता है और ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिले। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो इधर शिफ्ट हो जाता है और ये जो क्लोरीन है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, और आपके पास में इस तरीके से कीटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो कीटीन है इसे हम बोलेंगे डाइमिथाइल कीटीन, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। तो इस कीटीन का नाम है डाइमिथाइल कीटीन। तो इस रिएक्शन से आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पर कीटीन का सिंथेसिस किया है। अब ये जो कीटीन है ये हमें हेल्प करती है 4 मेंबर रिंग का सिंथेसिस करने में। तो ये किस तरीके से हमें हेल्प करेगी, तो अब हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसका रेट्रोसिंथेसिस भी डिस्कस करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यहाँ पर अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे कीटीन के साथ में। और कीटीन के साथ में रिएक्शन करवाने पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, लेकिन इस पर क्या होगी, ये फोटोकेमिकली ना होकर ये थर्मली होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है वो कीटीन के साथ में हम थर्मली करवाते हैं। तो इसके बाद में आपको इस तरीके का जो 4 मेंबर रिंग है वो बनता हुआ दिखाई देगा और आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी रिएक्शन जिसके अंदर हमने कीटीन की हेल्प से थर्मली 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाकर 4 मेंबर रिंग का सिंथेसिस किया है। तो जब हम इस रिएक्शन का रेट्रोसिंथेसिस देखते हैं तो रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल है, इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, जिसके बाद में आपको इस तरीके से दोनों जो रिएक्टेंट है, यानी कि यहाँ पर जो हमारी सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर से एक आपको देखने को मिलेगा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कीटीन। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से हम 4 मेंबर रिंग का सिंथेसिस करवाते हैं डिफरेंट रिएक्शंस की हेल्प से। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 मेंबर रिंग के सिंथेसिस की और जानेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम 5 मेंबर रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग के सिंथेसिस को। तो ये सभी वीडियोस आपको रिंग सिंथेसिस प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर ये सभी वीडियोस जरूर देखिए। तो 5 मेंबर रिंग का सिंथेसिस जानने से पहले हम 5 मेंबर रिंग को लेकर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है कि ये जो 5 मेंबर रिंग का सिंथेसिस होता है वो काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली दोनों तरीके से फेवरेबल होता है। यानी कि जो 5 मेंबर रिंग है आपको इजीली फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली दोनों तरीके से फेवरेबल होती है।
इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके डिस्कनेक्शन की, तो जब आप इस 5 मेंबर रिंग को डिस्कनेक्ट करवाओगे, तो वहाँ पर आपको कार्बन और हेटेरो एटम का जो बॉन्ड है, उसे ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो डिस्कनेक्शन शो किया जाता है, वो कार्बन और हेटेरो एटम द्वारा किया जाता है। इसके बाद में ये जो 5 मेंबर रिंग होती है, अगर उसके अंदर कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा, तो वो हेटेरो एटम क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्प करेगा कि कौन-सा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। क्योंकि आपको पता है मोस्टली जो हम हेटेरो एटम लेते हैं, वो होता है सल्फर, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। और ये तीनों तरीके के जो हेटेरो एटम है, वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यानी कि जो हेटेरो एटम है, वो बिहेव करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। वहीं जो इससे लगा हुआ कार्बन है, उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये जो हेटेरो एटम है, ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा जो कार्बन है, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखता है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट ये है कि जब आप यहाँ पर हेटेरो एटम और कार्बन बॉन्ड का जब डिस्कनेक्शन करवाओगे, तो आपको ये दोनों बॉन्ड डिस्कनेक्ट करवाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला डिस्कनेक्शन देखिए। इस डिस्कनेक्शन के अंदर हमारे पास ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, इसके अंदर आपको हेटेरो एटम देखने को मिलेगा सल्फर। और ये जो सल्फर है, ये यहाँ पर भी कार्बन से अटैच है और इधर भी कार्बन से अटैच है। यानी कि ये जो हमारे ये दोनों बॉन्ड है, ये क्या है, ये कार्बन और हेटेरो एटम के बीच के बॉन्ड है। तो जब हम इसका डिस्कनेक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर CX डिस्कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद में हमारे पास जो फाइनल सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे, वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। और बाद में क्या होगा, इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करते हुए हम वापस से क्या करेंगे, इस 5 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस कर लेंगे। तो ये था हमारा एग्जांपल 5 मेंबर्ड रिंग के डिस्कनेक्शन को लेकर। इसके बाद में हमारा जो अगला पॉइंट है, वो ये बोलता है कि अगर किसी रिंग के अंदर आपको 2 हेटेरो एटम देखने को मिलते हैं, तो हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना ईज़ी हो जाता है कि कौन-सा स्टार्टिंग मटेरियल हमें ईज़िली मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, वहाँ पर अवेलेबल रिएजेंट का यूज़ करके उस पर्टिकुलर कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ रिएजेंट देखने को मिलेंगे जिसके अंदर 2 हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये है हाइड्रोक्सिलमाइन। सेकंड जो एग्जांपल है, वो है हाइड्रोजिन और थर्ड एग्जांपल है यूरिया। तो आप इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर देख पा रहे हो कि इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर जो रिएजेंट लिए गए हैं, उसके अंदर आपको 2 हेटेरो एटम देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे 5 मेंबर्ड रिंग को लेकर। अब हम बात करते हैं उन मेथड्स की जिनके द्वारा हम 5 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग को सिंथेसिस करने के लिए काफी सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं और इन मेथड्स को हम 2 तरीके से देखने वाले हैं। पहला है फ्रॉम डाइकार्बोनिल कंपाउंड और दूसरा है फ्रॉम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब अगर हम बात करते हैं फ्रॉम डाइकार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि डाइकार्बोनिल कंपाउंड से हम 5 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलेगी, जैसे कि 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, 1,5 और 1,6 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। तो इन सभी कंपाउंड्स को लेकर हम 5 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस करवा सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा दूसरा टाइप है, जिसके अंदर हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से 5 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस करवाते हैं, उसके अंदर जो आपको रिएक्शंस देखने को मिलेगी, वो है 1,3 डाइपोलर रिएक्शन और दूसरी है साइक्लाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन देखने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं नजरॉफ रिएक्शन। तो ये सभी रिएक्शन हम अभी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इनकी हेल्प से हम 5 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस पॉइंट से, जो कि है फ्रॉम डाइकार्बोनिल कंपाउंड। पहले हम देखेंगे कि डाइकार्बोनिल कंपाउंड का यूज करके हम किस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा पहला पॉइंट आता है, वो है 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं हम इसकी रिएक्शन की किस तरीके से हम इसका यूज करके 5 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो है फ्रॉम 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। इस 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड से हम बनाने वाले हैं 5 मेंबर्ड रिंग वाला कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर ये रिएक्शन ले रहे हैं, जिसके अंदर हमने शुरू में लिया है 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ में। जब ये कंपाउंड बेस के साथ में रिएक्ट करता है, तो ये बेस यहाँ से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कार्बन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन क्या होता है, इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिसकी वजह से ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, उन्हें अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपको उसके बाद में देखने को मिलेगा कि सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, आपस के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो कंपाउंड है, जब इसकी हीटिंग करवाई जाती है, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो देखा आपने किस तरीके से इस रिएक्शन के अंदर 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का यूज करते हुए 5 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस किया गया है। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं दूसरी रिएक्शन, लेकिन दूसरी रिएक्शन के साथ में हम उसका डिस्कनेक्शन भी देखने वाले हैं। तो चलिए दूसरी रिएक्शन का पहले डिस्कनेक्शन देख लेते हैं और उसके बाद में उसका सिंथेसिस देखेंगे। तो डिस्कनेक्शन के लिए हम यहाँ पर ये जो हमारा
टारगेट मॉलिक्यूल है इसे लिया है और इसका होगा अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन। जब यहाँ से अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और आपको कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर होगा 1,4 डाइफंक्शनलाइज्ड डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको इस तरीके से 2 सिंथोन देखने को मिलेंगे। यानी कि इस डिस्कनेक्शन के अंदर ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और आपको कुछ इस तरीके से 2 सिंथोन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, जिसके अंदर एक एनायन है और एक कैटायन है। तो ये दोनों स्पीशीज स्टेबल नहीं होती, इसलिए क्या होती है, ये अपनी-अपनी सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस स्पीशीज का सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये जो सिंथोन है ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट हुए हैं, तो आपको पता है इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज चाहिए होगी। तो जो सबसे कॉमन पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज हम यूज करते हैं वो है प्रोटॉन। तो अगर हम यहाँ पर एक प्रोटॉन ऐड करते तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पर एक प्रोटॉन का एडिशन किया, जिसके बाद में आपको इस तरीके से इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। इसके बाद में जो दूसरी हमारी स्पीशीज थी उसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहे हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्पीशीज चाहिए होगी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस वजह से क्या होता है, हम यहाँ पर क्लोरीन का एडिशन करते हैं, जिसके बाद में इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। तो आपको पता लग गया कि किस तरीके से हम सिंथोन को सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब एक बार हमारे पास ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट आ जाते हैं तो अब हम इनका यूज करेंगे इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड का सिंथेसिस करवाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, हम रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे इनामाइन के फॉर्मेशन करने के साथ में। तो चलिए अब हम इस डिस्कनेक्शन का सिंथेसिस भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सिंथेसिस की शुरुआत करते हैं हमारे पहले वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ में, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ में और यहाँ पर आपको इनामाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। फिर ये इनामाइन क्या करेगा, दूसरे जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट था उसके साथ में जाकर रिएक्ट करेगा और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है ये रिएक्ट करेगा आगे बेस के साथ में, और बेस के साथ में जब रिएक्ट किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद में आपको कंपाउंड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और उसके बाद में क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कार्बन मिलकर क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमने यहाँ पर सिंथेसिस किया है 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड का। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हम डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं और सिंथेसिस करवा सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग की। इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। अगली जो रिएक्शन है वो है फ्रोम 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हम 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का यूज करेंगे 5 मेंबर्ड रिंग का कंपाउंड बनाने के लिए। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा रिएक्शन हमारे लिए यूजफुल रहने वाली है वो होती है एसाइलिन कंडेंसेशन। ये जो एसाइलिन कंडेंसेशन होता है ये अच्छा वे है जिससे हम रिंग की क्लोजिंग कर सकते हैं। तो जब भी हमें 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड की हेल्प से 5 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस करना होगा तो हम वहां पर यूज करेंगे एसाइलिन कंडेंसेशन। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखने वाला ये है कि अगर मान लीजिए हम 5 मेंबर्ड रिंग के सिंथेसिस के दौरान में वहां पर यूज कर लेते हैं ट्राई मिथाइल सिलिल क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं TMSCl, तो इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जो 5 मेंबर्ड रिंग की यील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिया है 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम जाइलिन और साथ में इसको हीटिंग देंगे और यहाँ पर प्रेजेंट है ट्राई मिथाइल सिलिल क्लोराइड, जिसकी हेल्प से क्या होगा, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग की यील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इन सभी रिएक्शन के बाद में आपको इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब इसका हम करवाएंगे एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होते हुए ये कंपाउंड दिखाई देता है। अब जब ये कंपाउंड टोटोमरिज्म शो करेगा तो आपको ये चेंज होता हुआ दिखाई देगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के अंदर, और इस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम बोलते हैं एसाइलिन। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डिस्कनेक्शन देखना होगा तो इसे हम सिंपली डिस्कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, जब हम यहाँ पर एसाइलिन का डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। और हम यहाँ पर साथ में यूज कर रहे हैं 1,5 डाइएस्टर, जो कि यहाँ पर एज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप काम करेगा। अभी एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सिंथोन्स क्या होते हैं, इन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन की, जो कि है फ्रॉम 1,6 डाइकार्बोनिल कंपाउंड।
तो अगली जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम 1,6 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। हम यहाँ पर 1,6 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, जिसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर एडिपिक एसिड। तो यहाँ पर जो रिएक्शन करवाएंगे वो हम एडिपिक एसिड की करवाएंगे और इसको ट्रीट करेंगे हम एथेनॉल के साथ में। एथेनॉल के साथ में जब हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको ये क्या है, इस तरीके से कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा बेस के साथ में और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर आपको 5 मेंबर रिंग का सिंथेसिस होते हुए दिखाई देगा। फिर इस कंपाउंड का हम करवाएंगे डिकार्बोक्सिलेशन और उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस, और इन सभी रिएक्शन के बाद में आपको देखने को मिलेगा साइक्लोपेंटेनोन, जो कि हमारा 5 मेंबर रिंग का कंपाउंड है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने साइक्लोपेंटेनोन का सिंथेसाइज किया है एडिपिक एसिड की हेल्प से, जो कि एक 1,6 डाइकार्बोनिल कंपाउंड था। तो ये सभी रिएक्शन थी डाइकार्बोनिल कंपाउंड का यूज करते हुए हम किस तरीके से 5 मेंबर रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला पार्ट था जिसके अंदर हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का यूज करना था, तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। और इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर हमारी पहली जो रिएक्शन आएगी वो है 1,3 डाइपोलर रिएक्शन। और जो 1,3 डाइपोलर रिएक्शन होती है ये स्टीरियो स्पेसिफिक होती है नेचर के अंदर, यानी कि सिस से आपको सिस देखने को मिलेगा और ट्रांस से आपको ट्रांस देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं डाइएज़ोमीथेन, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एल्कीन के साथ में। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1,3 डाइपोलर रिएक्शन होती है जो कि स्टीरियो स्पेसिफिक होती है नेचर के अंदर, और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा जो कि है 5 मेंबर्ड रिंग का कंपाउंड। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 1,3 डाइपोलर रिएक्शन करवाकर भी हम 5 मेंबर्ड रिंग का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन की। तो ये है हमारा 1,3 डाइपोलर रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल, और इस सेकंड एग्जांपल के अंदर हम पहले डिस्कनेक्शन डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में सिंथेसिस देखने वाले हैं। तो डिस्कनेक्शन के लिए हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, और इस टारगेट मॉलिक्यूल का जब हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो आपको ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब इन दोनों का यूज करेंगे जब हम इसका सिंथेसिस करवाएंगे तब। तो यहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए हमने दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज किया है, और यहाँ पर हमारे टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको 1,3 डाइपोलर रिएक्शन के थ्रू। तो ये था हमारा दूसरा एग्जांपल 1,3 डाइपोलर रिएक्शन का। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन की, जो है नजरॉफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हम डाइविनाइल कीटोन की रिंग क्लोजिंग करवाते हैं वाया पेंटाडाइनाइलिक कैटायन, यानी कि यहाँ पर आपको पेंटाडाइनाइलिक कैटायन देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू क्या है हम डाइविनाइलिक कीटोन की रिंग क्लोजिंग करवाते हैं, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं नजरॉफ रिएक्शन। और ये बिलोंग करती है 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन वाली क्लास से। तो ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइविनाइलिक कीटोन। तो यहाँ पर हम लेते हैं डाइविनाइल कीटोन और इसका करवाएंगे प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करवाने के दौरान में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर आपको लोन पेयर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से ये जो प्रोटोन है ये इसके साथ में जाकर बॉन्ड बना लेगा, और इस ऑक्सीजन पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, जिसे हम यहाँ पर पॉजिटिव से शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट होगा, जिसके बाद में ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर क्या आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ जाता है, और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है ये इनोल फॉर्म है, और ये इनोल फॉर्म क्या करती है, टोटोमेरिज्म के थ्रू अपनी कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने नेजरॉफ रिएक्शन के अंदर डाइविनाइल कीटोन को 5 मेंबर रिंग कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट किया है। ये थी नेजरॉफ रिएक्शन। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम वहां पर 5 मेंबर रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं नेजरॉफ रिएक्शन का, जिसके अंदर हम डिस्कनेक्शन भी देखेंगे और सिंथेसिस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कनेक्शन देखते हैं। तो ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, और इस टारगेट मॉलिक्यूल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जिसके बाद में इसका डिस्कनेक्शन होगा और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के डिस्कनेक्शन के थ्रू यहाँ पर आपको ये दो तरीके की सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। तो अब इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे हम हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए। तो इसके सिंथेसिस के लिए हम सबसे पहले ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज करते हैं, जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे दूसरे वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ में। तो आपको इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। अब ये जो कंपाउंड है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है डाइविनाइल कीटोन। तो ये जो डाइविनाइल कीटोन यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर नेजरॉफ रिएक्शन शो करेगा, जिसके बाद में आपको ये जो डाइविनाइल कीटोन है ये कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा एक 5 मेंबर्ड रिंग वाले कंपाउंड के अंदर। तो ये था हमारा सिंथेसिस।
तो ये थी हमारी वीडियो जहाँ पर हमने सीखा कि किस तरीके से हम 5 मेंबर रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं डिफरेंट रिएक्शंस की हेल्प से। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 6 मेंबर रिंग के सिंथेसिस की डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से। और इससे पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं 5, 4 और 3 मेंबर रिंग के सिंथेसिस को। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो इन सभी वीडियोस की आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी रिंग सिंथेसिस के नाम से। वहां पर ये आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, तो वहां से आप इन्हें इजिली देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 6 मेंबर रिंग के सिंथेसिस की। और ये जो 6 मेंबर रिंग होती है ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसके स्टेबल होने का कारण ये होता है कि जो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है वो थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली दोनों तरीके से फेवरेबल होता है। इसी वजह से इसका सिंथेसिस करना भी इजी हो जाता है और इसका डिस्कनेक्शन भी इजी रहता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो 6 मेंबर रिंग होती है वो स्टेबल होती है और इसका हम इजीली सिंथेसाइज भी करवा सकते हैं और डिस्कनेक्शन भी करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम इसका डिस्कनेक्शन भी देखेंगे और इसका सिंथेसिस भी देखने वाले हैं। तो चलिए हमारा पहला एग्जांपल देखते हैं और हमारे पहले एग्जांपल के अंदर हम ये वाला कंपाउंड लेते हैं। इस कंपाउंड का हम सबसे पहले करवाएंगे डिस्कनेक्शन। तो यहाँ पर आपको कार्बन और हेटेरोएटम बॉन्ड का डिस्कनेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब ये कंपाउंड क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा और इस तरीके के कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की वजह से ये जो NH2 ग्रुप है ये चेंज हो जाता है CN ग्रुप के अंदर और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब इस कंपाउंड के अंदर होता है 1,5 डिस्कनेक्शन, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाता है और आपको यहाँ पर दो तरीके से सिंथोन देखने को मिलते हैं। ये सिंथोन कन्वर्ट होते हैं अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर, जिसके बाद में हम उनका यूज करेंगे सिंथेसिस के अंदर। तो चलिए अब हम इसके सिंथेसिस को भी देख लेते हैं। सिंथेसिस के लिए हमारा ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट था उसका हम यूज करते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ में। बेस के साथ में रिएक्शन करवाने पर ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये काफी ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो कि रिएक्शन करता है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ में और यहाँ पर होती है माइकल रिएक्शन। माइकल रिएक्शन होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब ये जो कंपाउंड है इसका हम करवाएंगे रिडक्शन और रिडक्शन करवाएंगे निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम के साथ में हाइड्रोजनेशन करवाकर। लेकिन अगर यहाँ पर इन सभी रिएजेंट का यूज ना करके अगर हम यहाँ पर लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें प्रोटेक्शन करवाने की जरूरत पड़ेगी इस फंक्शनल ग्रुप की, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इस फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस कर सकता है। इसी वजह से हमें क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन करवानी होती है, यहाँ पर नहीं। तो इसलिए अगर हम इन रिएजेंट की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोटेक्शन करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के पास में ऑलरेडी आपको लोन पेयर दिखाई दे रहे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में बॉन्ड बना लेंगे और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में यहाँ पर होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने के बाद में हमारा जो फाइनल टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी के साथ हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं 6 मेंबर रिंग के सिंथेसिस का, और उस एग्जांपल के अंदर भी हम पहले देखेंगे डिस्कनेक्शन, देन उसके बाद में सिंथेसिस। हमारी दूसरी एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं यूरेसिल। यूरेसिल का जब हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको कार्बन और हेटेरोएटम बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको पता है जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर एज ए हेटेरोएटम है, तो यहाँ पर आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड का ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेंगे। अब ये वाला जो सिंथोन है ये कन्वर्ट हो जाता है अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। तो ये था यूरेसिल का डिस्कनेक्शन। अब हम इसका सिंथेसिस भी देख लेते हैं। तो हमारे पास सिंथेसिस के लिए है सबसे पहला सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट की रिएक्शन करवाई जाएगी दूसरे सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ में एसिडिक मीडियम के अंदर, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। और इस कंपाउंड के अंदर आपको बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, जिसके बाद में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है यानी कि जो यूरेसिल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था हमारा दूसरा एग्जांपल जहां पर हमने 6 मेंबर रिंग को सिंथेसिस किया है। तो इन दो एग्जांपल से हमने सिंथेसिस और डिस्कनेक्शन को तो समझ लिया। अब हम उन मेथड्स को देखेंगे जिससे हम 6 मेंबर रिंग का सिंथेसिस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग मेथड्स आते हैं जिनकी हेल्प से हम 6 मेंबर रिंग का सिंथेसिस करवा सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड आएगा वो है कार्बोनिल कंडेंसेशन, यानी कि इसे हम रॉबिन्सन एनुलेशन भी बोल सकते हैं। तो रॉबिन्सन एनुलेशन की हेल्प से हम 6 मेंबर रिंग का सिंथेसिस करवा सकते हैं।
देन उसके बाद में आता है डिल-सैल्डर रिएक्शन। इसकी हेल्प से भी हम 6 मेंबर रिंग को सिंथेसाइज करवा सकते हैं। फिर आती है रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर हम एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन देखेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम रिडक्शन करवाएंगे और ये जो रिडक्शन होगा वो भी 2 तरीके से देखने को मिलेगा। पहला हुआ कंप्लीट रिडक्शन, जो कि हम करवाएंगे निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम के साथ में हाइड्रोजनेशन करवाकर, और दूसरा हम करवाएंगे पार्शियल रिडक्शन। इस पार्शियल रिडक्शन को हम बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं, जो कि होता है सोडियम, लिथियम या पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया। तो ये 2 तरीके के आपको रिडक्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये रॉबिन्सन एनुलेशन क्या है, डिल-सैल्डर रिएक्शन क्या होती है, इन्हें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वीडियोस आपको देखने को मिलेगी 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन वाली प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप इन वीडियोस को भी जरूर देखिए, जिसके बाद में आपको इजीली समझ में आ जाएगा इनका क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से ये रिएक्शन काम करती है और क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम इन मेथड्स को वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम 6 मेंबर रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं। हमारा पहला जो मेथड आता है वो आता है रॉबिन्सन एनुलेशन। यहाँ पर हम लेते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और यहाँ पर क्या करवाएंगे, हम अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन करवाएंगे, जिसके बाद में आपको ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और कंपाउंड कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1,5 डिस्कनेक्शन, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और आपको ये 2 तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिले और ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है ये यूज होंगे हमारे सिंथेसिस के अंदर। तो ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उसे हम ए नाम दे देते हैं और ये वाला है हमारा बी सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हमारे सिंथेसिस के अंदर यूज करेंगे हम ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट को, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ में और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब ये जो कंपाउंड है इसके साथ में रिएक्ट करेगा बी वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो इन दोनों की रिएक्शन के बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब ये कंपाउंड क्या करेगा, फिर से बेस के साथ में रिएक्ट करेगा, देन उसके बाद में आपको इस तरीके से रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी और आपको ये जो कंपाउंड है ये ऐसे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कंपाउंड का होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने के बाद में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा टारगेट मॉलिक्यूल और इसी का सिंथेसिस हमने करवाया है रॉबिन्सन एनुलेशन की हेल्प से। और अगर आपने रॉबिन्सन एनुलेशन वाली वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा कि जो रॉबिन्सन एनुलेशन होता है ये 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है और वो 2 रिएक्शन होती है माइकल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है डिल-सैल्डर रिएक्शन। डिल-सैल्डर रिएक्शन की हेल्प से भी हम 6 मेंबर रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो डिल-सैल्डर रिएक्शन के अंदर हमारे ये कंपाउंड है और इसका हम देखते हैं रेट्रोसिंथेसिस। तो जब हम रेट्रोसिंथेसिस करवाएंगे तो यहाँ पर हम करवाएंगे रेट्रो डिल-सैल्डर रिएक्शन, जिसके बाद में ये जो कंपाउंड है ये आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है इन 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कंपाउंड होगा इसका हम करवाएंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करवाने के बाद में ये कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके के कंपाउंड के अंदर, जहां पर आपको एक साइक्लिक कीटोन देखने को मिलेगा और साथ में देखने को मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये था डिल्स-एल्डर रिएक्शन का रेट्रोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की और फॉर्मेशन करते हैं हमारे इस टारगेट मॉलिक्यूल का। तो चलिए देखते हैं हम इसके सिंथेसिस की प्रोसेस को। तो सिंथेसिस की प्रोसेस के लिए हम शुरुआत करते हैं हमारे दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ में, जो कि एक था साइक्लिक कीटोन और दूसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब इस कंपाउंड के अंदर होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बाद में आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद में हमारा जो दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट था वो जाकर इसके साथ में रिएक्ट करता है और यहाँ पर डिल-सैल्डर रिएक्शन होती है, जिसके बाद में आपको हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो ये थी डिल-सैल्डर रिएक्शन, जिसकी हेल्प से हमने 6 मेंबर रिंग का सिंथेसिस किया। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन और रिडक्शन के अंदर भी हम सबसे पहले देखने वाले हैं कंप्लीट रिडक्शन को, कि कंप्लीट रिडक्शन करवा के हम कैसे 6 मेंबर रिंग का सिंथेसिस करते हैं। तो इस कंप्लीट रिडक्शन को हम कैटालाइटिक रिडक्शन भी बोल सकते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम H2 के साथ में, जिसके बाद में क्या होता है, हमें यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पर विग्रस कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये रिएक्शन शो कर सके। तो अब हम बात करते हैं हमारे कंप्लीट रिडक्शन की। कंप्लीट रिडक्शन के लिए हमारा जो डिस्कनेक्शन के अंदर टारगेट मॉलिक्यूल है वो ये वाला है और इस कंपाउंड का सबसे पहले हम करवाएंगे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, जिसकी वजह से ये जो कीटो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर होगा इसका रिडक्शन। रिडक्शन होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं और फिर ये जो कंपाउंड है ये ब्रेक हो सकता है अपने 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे हम इसके सिंथेसिस के अंदर। तो ये दोनों जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो
आपस के अंदर रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर शो करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इन डबल बॉन्ड का क्या होगा, रिडक्शन होगा निकल और H2 की प्रेजेंस के अंदर, जो कि हम बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। तो जब इनका कंप्लीट रिडक्शन होगा तो यहाँ से आपको क्या ये डबल बॉन्ड रिमूव होते हुए दिखाई देंगे और आपको कुछ इस तरीके की सैचुरेटेड रिंग देखने को मिलेगी। जिसके बाद में आगे जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का हमारा टारगेट मॉलिक्यूल देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट रिडक्शन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पार्शियल रिडक्शन की। पार्शियल रिडक्शन को हम बर्स्ट रिडक्शन भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही सिलेक्टिव होता है नेचर के अंदर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मैकेनिज्म फॉलो होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। यहाँ पर क्या होता है, जो एरोमेटिक रिंग होती है उसे हम पार्शियली रिड्यूस कर देते हैं और उसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो लेते हैं सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया। तो इस रिएजेंट का यूज करते हैं हम पार्शियल रिडक्शन के लिए, जिसे हम बर्स्ट रिडक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पर प्रोटॉन डोनर की भी जरूरत पड़ती है, जो कि हम लेते हैं अल्कोहल। तो जनरली हम जो प्रोटॉन डोनर का यूज करते हैं वो अल्कोहल होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाली रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये बेंजीन है और इस बेंजीन का हम करवाएंगे पार्शियल रिडक्शन या फिर बर्स्ट रिडक्शन। तो यहाँ पर जो रिएजेंट हम ले रहे हैं वो है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और साथ में यहाँ पर जो प्रोटॉन डोनर है वो है एथेनॉल। तो इन दोनों की प्रेजेंस के अंदर आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी रिएक्शन जहां पर हमने पार्शियल रिडक्शन को देखा। तो अब हम इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि किस तरीके से जो बेंजीन रिंग है ये कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके के कंपाउंड के अंदर, जो कि पार्शियल रिडक्शन से बना हुआ है। और जो मैकेनिज्म शुरू होगा वो होगा बेंजीन रिंग के साथ में। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है बेंजीन रिंग और इसका होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में क्या होता है, आपको पता है यहाँ पर हमने सोडियम भी यूज किया था। तो सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है और मेटल क्या काम करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाएगा। तो आपको पता है ऑलरेडी पहले से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है सोडियम ने। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लोन पेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से शो कर रहे हैं। और इसी के साथ में आपको यहाँ पर एक रेडिकल भी देखने को मिलता है। तो आपको कुछ इस तरीके से स्पीसीज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब ये वाली जो स्पीसीज होती है रेजोनेंस शो करती है, जिसके बाद में आपको अगली जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में हमने रिएक्शन के अंदर यूज किया था एक प्रोटॉन डोनर, जिसे हमने लिया था एथेनॉल। तो यहाँ पर हम एथेनॉल का यूज करते हैं और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेगेटिव चार्ज और एथेनॉल के पास है एक्टिव हाइड्रोजन यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्रोटॉन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा और आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब आपको इस कंपाउंड के अंदर देखने को मिल रहा है एक तरफ रेडिकल है और दूसरी तरफ आपको दो हाइड्रोजन लगे हुए दिखाई देंगे। अब फिर से क्या होगा, फिर से हमारी ये वाली जो सेम प्रोसेस है वो रिपीट होगी। सोडियम आएगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से शो कर रहे हैं। अब फिर से क्या होगा, फिर से आएगा प्रोटॉन डोनर और यहाँ पर प्रोटॉन डोनेशन करेगा। प्रोटॉन डोनेशन करने के बाद में जो आने वाला प्रोटॉन है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और यही होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमने पार्शियल रिडक्शन से फॉर्मेशन किया है। अब आपने इस रिएक्शन के अंदर देखा हमने सिंपल लिया है बेंजीन रिंग को, जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। जब हम सिंपली बेंजीन को लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए इस बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और कौन सा प्रोडक्ट वहां पर मेजर होगा उसे भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी तो हमने ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी। अब इन दो स्ट्रक्चर के साथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता तो वो आपको कुछ इस तरीके से शो होती। तो ये दोनों हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगी वो ये वाली होगी और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा और जब हम उसका पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे या फिर बर्च रिडक्शन करवाते हैं तो वहां पर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और आपको इस प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलेगा कि जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ऑर्थो और मेटा पोजिशन पर जाकर ऐड होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको यहाँ पर ऑर्थो और मेटा एडिशन देखने को मिलता है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो हमें किस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता, अब हम उसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा और हम उसका करवाते हैं बर्च रिडक्शन तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा
और इस प्रोडक्ट के अंदर आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जो विद रिस्पेक्ट टू अगर हम इप्सो पोजीशन और पैरा पोजीशन देखें तो वहां पर जाकर प्रोटॉन का एडिशन होगा और आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो आपको जो दूसरे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस बार वो वाली स्टेबल होते हुए दिखाई देगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहां पर हमने डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया जिससे कि हम 6 मेंबर रिंग का सिंथेसिस कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर हेटेरोसाइकिल्स की, और हमने शुरू कर रखी है हमारी यूनिट रिंग सिंथेसिस, और रिंग सिंथेसिस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम कुछ हेटेरोसाइकिल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एरोमेटिक नेचर के होते हैं। तो ये जो एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है कंपाउंड के अंदर, क्योंकि ये जो एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स है वो आपको काफी सारे कंपाउंड्स के अंदर, काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि ड्रग्स के अंदर, नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर, परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर या फिर कलर इंडस्ट्री के अंदर। और भी काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर आपको ये जो एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हैं इनका यूज होता हुआ दिखाई देगा, या आपको जो ये नेचुरल प्रोडक्ट या जो ड्रग्स वगैरह होते हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स देखने को मिलेंगे। और हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इन एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के, जिसके अंदर इंक्लूड है फ्यूरिन, थायोफिन, पायरोल, पिरिडीन, इंडोल और क्विनोलिन। ये सभी क्या है, ये सभी एग्जांपल है एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के। यहाँ पर फ्यूरिन के अंदर आपको हेटेरो एटम देखने को मिलेगा ऑक्सीजन, जबकि थायोफिन के अंदर सल्फर एज ए हेटेरो एटम पाया जाता है। वहीं पायरोल के अंदर नाइट्रोजन एज ए हेटेरो एटम होता है। पिरिडीन के अंदर भी आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, इंडोल के अंदर भी आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा और क्विनोलिन के अंदर भी आपको नाइट्रोजन एज ए हेटेरो एटम देखने को मिलेगा। और इन सभी हेटेरोसाइकिल्स को हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है हमारे लेक्चर्स के अंदर, तो आप इनसे रिलेटेड लेक्चर्स को भी जरूर देखिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की जो कि आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर पहली रिएक्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी, दूसरा है जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। इसे हम ड्राइव टुवर्ड्स एरोमेटिसिटी भी बोल सकते हैं, इस हेडिंग से भी हम इसे समझ सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है रिलीज इन रिंग स्ट्रेन, और चौथा है टेम्पररी फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक इंटरमीडिएट। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के कंटेक्स्ट के अंदर, और इन पॉइंट्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो चलिए अब हमारे इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी, और आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें एरोमेटिसिटी का डिस्ट्रक्शन करना है, यानी कि हमें यहाँ पर सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल से। तो यहाँ पर क्या होता है, एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल से हम सिंथेसिस करेंगे सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स का। तो इसके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया है थायोफिन। ये जो थायोफिन है इसका जब हम रिडक्शन करवाते हैं निकल की हेल्प से, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल देखने को मिलेगा। इस सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल की अगर हम फिर से रिएक्शन करवाते हैं निकल के साथ में, तो आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा जो कि होता है सिंपल हाइड्रोकार्बन, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। तो आपने इस रिएक्शन के अंदर देखा कि हमने किस तरीके से एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स की एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रक्ट करके वहां से जनरेट किया है सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स। देन इस सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स को भी हम आगे कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पर ये जो हमने थायोफिन लिया है ये एज ए प्रिकर्सर काफी सारी अमीनो एसिड के सिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर काम करता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ये रिएक्शन देखते हैं। तो ये है हमारे पास थायोफिन, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम POCl3 और DMF की प्रेजेंस में विल्समेयर-हॉक फॉर्मुलेशन। और ये जो DMF होता है इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। DMF का मतलब है डाइमिथाइल फॉर्माइड। तो यहाँ पर आपको विल्समेयर-हॉक फॉर्मुलेशन होता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद में ये जो थायोफिन है ये इस तरीके के कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ दिखाई देता है। फिर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे HCN के साथ में। HCN के साथ में रिएक्शन करने के बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ में, और यहाँ पर होगा डिहाइड्रेशन, जिसके बाद में आपको ये कंपाउंड इस तरीके से कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब इस कंपाउंड के अंदर आपको हाइड्रोलाइसिस देखने को मिलता है। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये कंपाउंड इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, और अब इसका होगा रिडक्शन, और वो भी निकल के प्रेजेंस के अंदर। जब इसका रिडक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा अमीनो एसिड के अंदर। तो आपने देखा इस रिएक्शन के अंदर कि थायोफिन ने कैसे एज अ प्रिकर्सर यहाँ पे सिंथेसिस किया है अल्फा अमीनो एसिड का। इसके बाद में हमारा जो दूसरा पॉइंट था जो था जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, जिसे हम पढ़ सकते हैं ड्राइव टुवर्ड एरोमेटिसिटी। तो इसके अंदर क्या होगा, हम यहाँ पर एरोमेटिसिटी को जनरेट करेंगे, और इसे जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर रिएजेंट लेते हैं DDQ, और साथ में हम लेते हैं सेलेनियम। इस DDQ की फुल फॉर्म होती है 2,3-डाइक्लोरो 5,6-डाइसाइनो 1,4-बेंजोक्विनोन।
तो ये है DDQ की फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे DDQ और सेलेनियम। इन दोनों की हेल्प से हम इस रिएक्शन के अंदर एरोमेटिसिटी का जनरेशन करवाएंगे। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इन दोनों की हेल्प से एरोमेटिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर दो साइक्लिक रिंग देखने को मिल रही होगी, जिसके अंदर से एक आपको सैचुरेटेड देखने को मिल रही है और दूसरी अनसैचुरेटेड साइक्लिक रिंग है। अब यहाँ पर ये दोनों ही जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। अब इन दोनों नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे इस DDQ और सेलेनियम की हेल्प से। तो इन दोनों रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं सेलेनियम या फिर DDQ और साथ में हम कभी कभी बेंजीन भी यूज कर सकते हैं। तो इनकी हेल्प से क्या होगा, ये जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये दोनों कन्वर्ट हो गए हैं बेंजीन रिंग के अंदर। और आपको पता है जो बेंजीन होती है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होती है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो की है रिलीज इन रिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको 3 और 4 मेंबर रिंग देखने को मिलती है और इन 3 और 4 मेंबर रिंग के अंदर आपको काफी ज्यादा स्ट्रेन दिखाई देगा, जिसकी वजह से क्या होती है, ये हाईली रिएक्टिव हो जाती है रिंग स्ट्रेन के कारण। और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये लेस स्टेबल होती है। और लेस स्टेबल होने का मतलब है ये जल्दी से रिएक्शन शो करेगी और ये शो करती है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं 3 मेंबर रिंग, जो की है सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड। जब हम इसकी रिंग ओपनिंग करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके से रिंग ओपनिंग होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। पहली रिंग ओपनिंग आपको यहाँ से देखने को मिलेगी कि अगर मान लीजिए ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो होगा एक तो एल्कीन और दूसरा होगा पर एसिड। लेकिन अगर ये वाले बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कीटोन और दूसरा देखने को मिलता है सल्फर हैलाइड। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा रिएजेंट हम वहां पर यूज कर रहे हैं या फिर रिएक्शन की क्या कंडीशन है। तो इस तरीके से आपको 3 और 4 मेंबर रिंग है वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन करते हुए दिखाई देगी। इसके बाद में हमारा जो फाइनल पॉइंट आता है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है टेम्पररी फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक इंटरमीडिएट। यहाँ पर हम टेम्पररी फॉर्मेशन करेंगे हेटेरोसाइक्लिक इंटरमीडिएट का, जिसके अंदर हमारी जो पहली रिएक्शन है उसके अंदर हम देखते हैं कि डाइइमिडाजोल कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो आपको वहां पर इमिडाजोल और अमाइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक। इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो ये बोलता है कि अगर हम फ्यूरेन और पायरोल के सिंपल डिस्कनेक्शन की बात करें तो वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि हमने 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में से हेटेरो एटम को रिमूव किया हो। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाली रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन के अंदर आपको ये यहाँ पर फ्यूरेन दिखाई दे रहा है और जब इस फ्यूरेन का डिस्कनेक्शन होगा तो यहाँ पर आपको कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होता है और आपको दो तरीके के सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब हमने फ्यूरेन का डिस्कनेक्शन करवाया तो वहां पर आपको ये जो हेटेरो एटम है ये रिमूव होते हुए दिखाई देता है और आपको यहाँ पर 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। अब हम इसके सिंथेसिस को भी देख लेते हैं कि इसका सिंथेसिस हम किस तरीके से करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की, और सिंथेसिस के अंदर हम लेते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट को, जो कि है साइक्लिक कीटोन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ में, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्पीसीज देखने को मिलेगी। देन इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हमारे दूसरे सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ में और आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा और इस कंपाउंड के अंदर शो होगा टोटोमेरिज्म और ये टोटोमेरिज्म के द्वारा इस तरीके के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और अब इस कंपाउंड का होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने के बाद में आपको ये जो फ्यूरिन है यहाँ पर फिर से जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम सिंथेसिस करवाएंगे फ्यूरेन का। इसके बाद में अगला जो हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो है इंडोल, और इंडोल एक स्पेशल केस होता है और इसके सिंथेसाइज करने का एक स्पेशल मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिशर इंडोल सिंथेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लेते हैं फेनिल हाइड्रोजन, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एसिड के साथ में और उसके बाद में हमें वहां पर इंडोल जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं हमारी रिएक्शन की फेनिल हाइड्रोजन के साथ में और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम कीटोन के साथ में। तो जब ये दोनों आपस के अंदर रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा फेनिल हाइड्रोजन, और ये जो फेनिल हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम के अंदर और उसके बाद में रिएक्शन कुछ इस तरीके से चलती है और इसके बाद में आपको इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा। ये कंपाउंड आगे शो करेगा 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट और ये 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट के बाद में कुछ इस तरीके के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पर जाकर ये इस तरीके के कंपाउंड में चेंज हो जाता है। फिर से हम इसका करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में यहाँ पर ये जो अमोनिया गैस है यहाँ से रिलीज हो जाएगी और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसके ऊपर नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको फाइनली देखने को मिलेगा इंडोल। तो ये थी हमारे इंडोल का सिंथेसिस मेथड। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके रेट्रोसिंथेसिस की, तो हम यहाँ पर इंडोल लेते हैं और यहाँ पर हम करवाते हैं डिस्कनेक्शन, और यहाँ पर जो आपको डिस्कनेक्शन देखने को मिलेगा वो होगा कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन।
जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके बाद में आपको ये 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। और ये जो दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, इनके अंदर से ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, इसकी जगह हम यूज करेंगे फेनिल हाइड्रोजन को। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और इसी के साथ में हमारी जो रिंग सिंथेसिस की यूनिट है वो भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।